हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस मैथ फॉर मशीन लर्निंग की सीरीज में ये हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम आज लास्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, जो कि था कि बेसिस वेक्टर्स जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वी आर वेरी इंटरेस्टेड टू वर्क विद द बेसिस वेक्टर। तो बेसिस वेक्टर्स बेसिकली वो वेक्टर्स होते हैं जो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। कि फर्स्ट द प्रॉपर्टी दैट ऑल दोज वेक्टर्स शुड बी लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। सेकंड, दे शुड स्पैन द स्पेस। ठीक है। तो ये चीज हमने लास्ट वाले में एक सिंपल एग्जांपल लेके समझा था, आई और जे को लेके, कि आई और जे हमारे क्या होते हैं, दे आर द बेसिस वेक्टर। आई एंड जे आर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर ऑल्सो, एंड प्लस दे स्पैन द स्पेस। स्पैन द स्पेस का मतलब इनका जो आर स्क्वायर स्पेस है, इसमें अगर कोई भी वेक्टर आप उठा लीजिए, वो आप इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है। इसी को थोड़ा सा हम और आगे इसको ले चलेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो एक्चुअल में बेसिस जो होते हैं या फिर जो बेसिस वेक्टर्स होते हैं, वो भी बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। तो अगर मैं ऑल थ्री टाइप्स लिखूं तो आप ऐसे समझिए, पहला होता है जैसे कि जनरल बेसिस, जो हमने अभी पढ़ा। जनरल बेसिस आपका जैसे हो गया आई कैप, जे कैप, या फिर ऐसे ना लिख के मैं बोलूं कि ये आई कैप और आई प्लस जे कैप। ठीक है। तो ये आपके क्या जनरल बेसिस है। और एक होते हैं आपके ऑर्थोगोनल बेसिस। ऑर्थोगोनल बेसिस मतलब ऐसे बेसिस वेक्टर जो एक दूसरे के क्या होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। तो आई कैप और जे कैप, तो दे आर एट द 90 डिग्री। तो इनको बोलेंगे ऑर्थोगोनल बेसिस। एक्चुअली में आई और जे क्या है, ऑर्थोगोनल है, सॉरी बेसिस वेक्टर्स हैं, प्लस दे आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल, मतलब 90 डिग्री पर है, तो ये बन जाएंगे ऑर्थोगोनल बेसिस। थर्ड टाइप ऑफ बेसिस वेक्टर इज नोन एज ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर। अब हमारा जो कीन इंटरेस्ट है वो इसी पर है, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर पर। हम इसी को डील करेंगे। अभी आप इन सीरीज को इस तरीके से लेके समझे कि आप मैथ पढ़ रहे हैं। जब आपको इसका थोड़ा आइडिया लग जाएगा, नोट्स बना लेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। जब एक्चुअल इसका एप्लीकेशन आएगा, जब मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग आप एल्गोरिदम्स को समझ रहे होंगे, इनका एक तरीके से आप जैसे ग्रेडियंट वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम या फिर एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट, ये सब चीजें समझ रहे होंगे, तब आपको इसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन समझ में आएगा। अभी आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हमारा केन इंटरेस्ट क्या, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर। तो हम क्या समझने वाले हैं आज, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर क्या होता है। और मैं आपको कुछ जो चीजें नीडेड है ना, जो मैथ में थियोरम्स होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। आप उनको एज इट इज समझने का कोशिश करना है, क्योंकि अगर उनके थ्योरम्स के पीछे का प्रूफ समझेंगे तो बहुत ज्यादा वास्ट और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। तो मैं थ्योरम आपको बता दूंगा, अगर आपको फिर भी आपको समझना है तो आप कोई भी बुक रेफर कर लीजिएगा लीनियर अलजेब्रा की, वहां से आपको वो प्रूफ मिल जाएगा। तो हमारा कीन इंटरेस्ट क्या है, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर। ठीक है। हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वेक्टर है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। ठीक। तो इसमें जो दो पार्ट हैं ऑर्थो नॉर्मल में, पहला पार्ट आपका क्या है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब वो बेसिस वेक्टर 90 डिग्री पर भी होने चाहिए, प्लस वो नॉर्मलाइज्ड भी होने चाहिए। नॉर्मलाइज्ड भी होने चाहिए। ऐसे अगर बेसिस वेक्टर हैं तो उनको बोलेंगे हम ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर। ठीक है। अब ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर में ऑर्थोगोनल तो समझ में आ गया कि 90 डिग्री पर होने चाहिए, देयर शुड बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। प्लस नॉर्मलाइज का मतलब हम एक तरीके से यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर। तो आपको सिंपल पता होगा कि जब आप वेक्टर 9th 10th 11th 12th वाला जो वेक्टर पढ़ा होगा, तो अगर कोई ए वेक्टर है तो आप उसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, उसके नॉर्म से डिवाइड करके आप बना लेते हैं यूनिट वेक्टर। बट हियर व्हाट वी आर डीलिंग विद द मैट्रिक्स। तो हमारे पास फॉर एन एग्जांपल वी हैव अ गिवन मैट्रिक्स है, फॉर अ गिवन मैट्रिक्स ए। अभी तक हमने क्या किया, पिछले लेक्चर में आपने समझा कि अगर कोई गिवन मैट्रिक्स ए है तो इसकी आपने क्या निकाली, आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू। अब मान लीजिए 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो इसके कितने आइगन वैल्यूज होंगे, दो, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ λ1 और λ2 से, प्लस इनके दो आइगन वेक्टर होंगे। तो ये हम इनको नाम दे देता हूं मैं x1 और x2। ठीक है। तो अगर इन दोनों को भी जोड़ दूं, x1 x2 को, तो x1 और x2 को अगर मैं जोड़ दूं, तो अपने में भी ये क्या बनेगी, एक मैट्रिक्स ही बनेगी।
एक ये कॉलम और एक ये कॉलम। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन किसका करना है, एक सिंपल वेक्टर का नहीं करना, हमें मैट्रिक्स का करना है। ठीक है, तो मैं एक मैथ में जो जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मलाइज करने का, मैं वो आपको बता देता हूँ, पर उसका यूज इनडायरेक्टली तो नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली आपका यूज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में इमेजिनरी नंबर के साथ डील नहीं करते हैं। दैट्स वाई मैथ इज मैथ। ठीक है, वो कुछ भी डील करने के लिए उसके पास मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा उसकी कंसिस्टेंट रहती है हमेशा। तो हमारे पास अगर कोई गिवन मैट्रिक्स ए है और उसको हमें क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, नॉर्मलाइज करना चाह रहा हूं मैं, या फिर कोई वेक्टर ए है, जैसे कोई मैट्रिक्स बोल सकता हूँ। अब ए कैन बी अ 2x2 मैट्रिक्स, ए कैन बी अ 1x1, मतलब 1 क्रॉस एक, मतलब रो इनटू कॉलम, तो 2x1 ले लेता हूँ, तो एक कॉलम दो वेक्टर्स, मतलब एक कॉलम वेक्टर हो गया। अब इसको नॉर्मलाइज कैसे करना है, तो नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है, आप इसको एज इट इज अ फॉर्मूला की तरह याद कर लीजिए, कि अगर कोई मैट्रिक्स ए जो कि कॉलम वेक्टर भी हो सकता है, रो वेक्टर भी हो सकता है, एज वेल एज एक मैट्रिक्स भी हो सकती है किसी भी शेप एम क्रॉस एन की, किसी भी स्पेस में आर स्क्वायर या आर थ्री में, किसी भी स्पेस में आर एन में भी, उसको नॉर्मलाइज करने का तरीका है, पहले यू हैव टू फाइंड आउट, स्टेप वन करके मैं लिख देता हूँ, स्टेप वन, फाइंड डैगर। अब ये सर क्या होता है, तो मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो कि किस अगर आपके मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर में इमेजिनरी वैल्यू भी है तो कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, अगर इमेजिनरी वैल्यू नहीं है तब भी ये काम कर जाएगा आपका। तो फाइंड डैगर, डैगर को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ प्लस के साइन से, ऐसा लिखा होता है, तो वो क्या होता है मैं बता देता हूँ। डैगर, तो डैगर कुछ आपका रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से, ए, मान लीजिए कोई वेक्टर है ए और उसका डैगर, मैं अभी इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। ए डैगर इक्वल टू, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, उल्टा भी चलेगा। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब उसका ट्रांसपोज लेना है फिर उसका कॉन्जुगेट निकालना है, या फिर ऐसे बोलो, उल्टा भी अगर मैं बोल दूं, तो कॉन्जुगेट आपको लेना है फिर ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, अब ये दोनों चीजें होती क्या है, तो आपको पहले क्या करना है, उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना है जिसको मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना है। इसको बोलते हैं ए डैगर, इसको हम ए डैगर बोलते हैं। गॉट इट, तो दिस इज ए डैगर। तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, तो मान लीजिए कि एग्जांपल, कोई एक वैल्यू दे रखी है आपकी, सॉरी, कोई वैल्यू दे रखी है 1 और आई। मैं अभी इमेजिनरी लेके चल रहा हूँ, जबकि इमेजिनरी हमें मालूम है कि हमारा यूज नहीं होता है इमेजिनरी का, फिर भी मैं जनरल फॉर्मूला का सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 1 और माइनस आई। ठीक है, 1 और माइनस आई, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका डैगर कैलकुलेट करूंगा, तो दैट विल बी ए डैगर। डैगर कैलकुलेट किया तो ए डैगर, ए डैगर क्या हो जाएगा, अब इसका कर दूंगा मैं ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा 1 और माइनस आई, तो ये हो जाएगा इसका ए डैगर। अभी ए डैगर कैलकुलेट हुआ, नॉट द कॉन्जुगेट और नॉट द नॉर्मलाइजेशन, अभी नॉर्मलाइज नहीं किया हमने। तो नॉर्मलाइजेशन का फिर जो फॉर्मूला है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए का फॉर्मूला आपका बनेगा, वो ये बनता है, आपका जो भी वेक्टर था उसको उसके नॉर्म से डिवाइड कर दें। किसके किसे डिवाइड कर दें, उसके नॉर्म से, जैसे वहां पर भी कर रहे हैं मैग्नीट्यूड से, तो हम यहाँ पर हमारा इसका नॉर्म होगा ए डैगर इंटू ए, तो ये बनेगा आपका नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। तो ए डैगर निकाल लिया, उसको ए से मल्टीप्लाई करना, दैट विल बी अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फिर उसको उसी वेक्टर से डिवाइड कर देना। एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, 1 और आई का। तो हमारे पास ए क्या है, 1 और आई, और अभी हमने निकाला ए डैगर, वो कितना आया, 1 और माइनस आई। तो अगर मैं ए डैगर इंटू ए करूंगा, या फिर कुछ मान लीजिए 1 माइनस आई और 1 और आई, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 1 इंटू 1, 1, आप रो इंटू कॉलम करते हैं, और आई इंटू आई, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी होती है, आप सॉरी, आई की वैल्यू होती है √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 1/0 समथिंग इन्फिनिटी आ जाएगा फिर तो। आई स्क्वायर की वैल्यू 1,
हाँ सॉरी, 1 - -1 दैट विल बिकम इक्वल टू 2, मतलब ए डैगर और ए आपका 2 आ चुका है। ठीक है, तो ए डैगर ए आपका 2 आ गया। तो आपका अगर जो मैं बोलूँ नॉर्मलाइज्ड ए बनेगा, नॉर्मलाइज्ड ए, वो बन जाएगा, मैंने क्या बोला, ए वेक्टर अपॉन उसका अंडर रूट ए डैगर ए, उसका नॉर्म। द ए वेक्टर आपका क्या है, 1 और आई, और अंडर रूट मतलब किसका अंडर रूट, 2 का, तो 1/√2। तो ये क्या बन गया, नॉर्मलाइज्ड ए बन गया आपका। आई थिंक आपको एग्जांपल समझ में आया होगा, फिर से एक बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर निकालते हैं। तो आपके पास क्या गिवन होगा, एक बेसिस वेक्टर गिवन होगा। फॉर एन एग्जांपल आपके पास बेसिस वेक्टर है, बेसिस वेक्टर है, आपको चेक करना है वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। अगर फॉर द मान लो कोई भी बेसिस वेक्टर ले लेता हूँ V1 एंड V2, तो आपको चेक करना है ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, प्लस ये नॉर्मलाइज्ड भी होने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप क्या बोलेंगे कि V1 एंड V2 आर ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर्स, दीज आर द ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर्स। गॉट इट। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखूं कि ऑर्थो नॉर्मल बेसिस होते क्या है मैथमेटिक के फॉर्मूले, तो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस होते हैं, अगर यू आई का ट्रांसपोज यू जे के साथ लेते हैं और इक्वल टू 0 आता है फॉर एवरी आई नॉट इक्वल टू जे, और यू आई का ट्रांसपोज यू जे लेते हैं और उसकी वैल्यू 1 आता है फॉर एवरी आई इक्वल टू जे। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की। ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखो अभी मैंने क्या कहा कि जो ए डैगर होता है आपका, ए डैगर वो क्या होता है, ए का कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज, वो उसका जनरल फॉर्मूला है। पर ये तब कब यूज करते हैं, व्हेन यू डील विद द शॉर्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में, जब इसका यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो वहां पर इमेजिनरी में वैल्यूज रहती हैं वेव फंक्शंस में, तो हम वहां पे डील करते हैं। लेकिन एमएल और डीएल में, एमएल और डीप लर्निंग या एआई में हम आई के साथ, इमेजिनरी के साथ डील नहीं करते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं, किसको, इस कॉन्जुगेट को हटा दिया, तो हमारा ए डैगर क्या बन गया, ए बन गया, ए का ट्रांसपोज बन गया। और इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीधा यू का ट्रांसपोज, वो कॉन्जुगेट हट चुका है। ठीक है, तो वो उसका जनरल फॉर्मूला है और ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि हम एआई में यूज करते हैं। गॉट इट। तो ये हमारी कंडीशन होती है। अब इसमें एक चीज देखो कि अगर ये कंडीशन अगर मैं आपकी फुलफिल कराना चाहूँ तो कैसे फुलफिल कराऊंगा, एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल, एक बहुत ही फेमस 3 तरीके के मैट्रिक्स होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जिनको बोलते हैं पॉली मैट्रिक्स, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। उस पे हम इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम सिंपल एक मैट्रिक्स लेते हैं सिग्मा एक्स, उसका नाम उसको बोल देते हैं 0 1 1 0। ये आपकी मैट्रिक्स होती है। अगर आप इसके आइगन वैल्यू निकालोगे तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक आइगन वैल्यू आएगी 1, एक आइगन वैल्यू आएगी -1। ये आपके प्रैक्टिस के लिए इसके आइगन वैल्यूज निकालना। और अगर आप इसके आइगन वेक्टर्स निकालोगे तो एक आएगा आपका 1 1 0, एक आएगा 0 - 1, मोस्ट प्रॉब्ली यही आएगा। ठीक है, 1 0 और 0 - 1। ठीक है, तो अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये इसके आइगन वेक्टर्स हैं 1 i और i-1। ठीक है, एक बार सॉल्व भी कर लेता हूँ मैं क्योंकि काफी टाइम हो गया इसको। तो हमें क्या आइगन वेक्टर कैसे निकालना है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। तो ए आपका मतलब सॉरी सिग्मा एक्स इंटू लैम्डा एक्स, तो 0 1 1 0 बिकम्स एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि उधर लैम्डा 1 की वैल्यू मैंने 1 ले ली। तो इधर क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू वाई। हाँ, तो एक बनेगा 1 1, सॉरी, और एक बनेगा आपका, जब -1 होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा। तो एक मिनट, हाँ, यहाँ पे माइनस वैल्यू आएगी तो एक बनेगा एक्स इक्वल टू -x और वाई इक्वल टू -y। तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी, सॉरी, हाँ ठीक है, तो 0 × x, दैट इज x, और y इक्वल टू x, और x इक्वल टू y। एक बन गया 1 × 1, 1 और दूसरा आपका बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे y इक्वल टू -x से, तो एक एक बनेगा आपका 1 और एक बनेगा -1, दैट इज 1 1 और 1 - 1। ये आपके इस पॉलीमेट्रिक्स के या फिर इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर आएंगे। इसको आप प्रॉपर सॉल्व कर लेना। ठीक है, आएगा यही, पर आपने प्रैक्टिस के लिए कर लेना। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन गई, 0 1 1 0, इसके करस्पॉन्डिंग आपके आइगन
वैल्यूज हो गया लैम्डा 1 लैम्डा 2, लैम्डा 1 की वैल्यू 1, लैम्डा 2 की वैल्यू -1, और इसके आइगन वेक्टर्स क्या हो गए 1 1 और 1 -1। गॉट इट। अब मुझे ये देखना है कि ये दोनों आइगन वेक्टर्स, मैं नाम ले लेता हूँ u1 और इनको बोल देता हूँ u2, ये दोनों मेरे जो वेक्टर्स है आइगन वेक्टर्स हैं, ये बेसिस हैं कि नहीं। पहली बात तो बेसिस, अगर वो बेसिस हैं फिर देन विल चेक अबाउट चेक दोस थिंग्स लाइक ऑर्थोनॉर्मल। तो बेसिस होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, हमने क्या बोला था कि लीनियर दे शुड ऑल द वेक्टर्स बेसिस ऑल द वेक्टर्स व्हिच आर लीनियर इंडिपेंडेंट आर बेसिस वेक्टर। तो लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या करेंगे, A1, याद होगा प्रीवियस वीडियो से कंडीशन, तो हम पहले क्या चेक करेंगे, इनकी लीनियर इंडिपेंडेंसी चेक करेंगे। तो A1 1 1 प्लस A2 1 -1 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा आपका, A1 प्लस A2 इक्वल टू 0, A1 माइनस A2 इक्वल टू 0, implies दैट A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपके लीनियर इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स दैट दे फॉर्म बेसिस। स्पैन द स्पेस भी करेंगे आप, कोई भी वेक्टर ले लीजिए वो आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो इट मीन्स दैट हम जो u1 और u2 है, u1 एंड u2 आर बेसिस वेक्टर, ये हमारे क्या है, बेसिस वेक्टर हैं। गॉट इट। अब ये बेसिस वेक्टर हैं, अब हमारी कंडीशन क्या चेक करना है हमको कि दीज आर ऑर्थोनॉर्मल और नॉट। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहला इनको करेंगे ऑर्थोनॉर्मल बनाने के लिए इनको करेंगे नॉर्मलाइज्ड। क्या करेंगे, नॉर्मलाइज। तो एक तरीके से अगर मैं ट्रिक तरीके से बताऊं तो आपका u1 कितना है 1 1 और u2 कितना है 1 -1। ठीक, इसका जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आएगा जिससे आप उसको डिवाइड करना है, इसका नॉर्म, तो नॉर्म इनके a और b से का अंडर रूट का स्क्वायर ही करना होता है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल 2, तो 2 का, तो इनका अगर मैं बोलूँ u1 का अगर नॉर्मलाइज्ड बोलूंगा तो 1/√2 1 1। बाकी आप अपने उसी प्रीवियस वाले फॉर्मूला से a डाइगर a करके उससे सॉल्व करेंगे तो b यही आएगा, ये आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। तो 1/√2 1 -1 ये हो जाएंगे नॉर्मलाइज्ड आपके बेसिस वेक्टर। तो अब जो आपके u1 और u2 है ये नॉर्मलाइज बेसिस वेक्टर है। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं। अब इसमें एक चीज आपको बस ये देखना है कि हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर के साथ क्यों काम करना चाह रहे हैं, हम जनरल बेसिस वेक्टर के साथ क्यों नहीं काम करते हैं, या फिर हम ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर के साथ क्यों काम नहीं करते हैं। तो ये जब हम थोड़ा इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे तब समझ में आएगा कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, 1 मिनट, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज O ऑफ n स्क्वायर। और अगर आप नॉर्मल बेसिस वेक्टर से काम करते हैं तो उसकी बन जाती है O ऑफ n क्यूब। तो हम किसके साथ करेंगे, इसकी टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, तो विल डील विद द O ऑफ n स्क्वायर। वो किसकी होती है, नॉर्मलाइज्ड बेसिस वेक्टर की होती है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द बेसिस वेक्टर देन नॉर्मलाइज इट। तो वो आपका बन के क्या हो जाएगा, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस वेक्टर। ये याद रखना, बेसिस वेक्टर बन जाएगा। अब इसमें आपको एक थ्योरम मैं बता देता हूँ, उसे एज इट इज रट लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, तो उससे आपके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आगे। वो थ्योरम ये है जो मैं बता रहा हूँ, वो लिख लीजिए कि द आइगन वेक्टर्स, मतलब जो किसी भी मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स होते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी नाम ले लेता हूँ ए, जो कि बिलोंग करता है किसी r×n×n। n×n क्यों लिखा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, आइगन वेक्टर्स आप स्क्वायर मैट्रिक्स के ही निकालते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए जो r ऑफ n×n को बिलोंग करती है, उसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे, या फिर उस मैट्रिक्स के हैविंग डीजेनरेट डीजेनरेट आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जो अभी हमने काम ऊपर किया उसी को यहाँ पे इंडिपेंडेंट, उसी को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थ्योरम के फॉर्म में। मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स लिया जिसको मैंने पॉली मैट्रिक्स बोला था, उस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकाला, उसके आइगन वेक्टर्स निकाले, फिर मैंने उसको प्रूफ करके दिखाया ये क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। गॉट इट। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसकी अगर आइगन वैल्यूज डीजेनरेट है, डीजेनरेट का मतलब अलग अलग, यूनिक, वन और वन नहीं, जैसे पिछले केस में क्या था, 1 और -1 अलग अलग थे, डीजेनरेट का मतलब यूनिक, ऐसे समझ लो। तो अगर कोई मैट्रिक्स है और
जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके आइगन वैल्यूज अगर डी जनरेट है तो उसके आइगन वेक्टर हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रूफ भी कराया, इसके वेक्टर्स क्या थे, लीनियर इंडिपेंडेंट थे। तो आप ये थ्योरम याद रखेंगे तो आपको बार बार शॉर्ट ऑफ चीजें बार बार सॉल्व नहीं करनी पड़ेंगी। आपको याद रहेगा कि द आइगन वेक्टर किसी भी मैट्रिक्स के जिसके डी जनरेट आइगन वैल्यूज होते हैं उसे लीनियर इंडिपेंडेंट बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो नोट डाउन आपको करना है कि किसी भी मैट्रिक्स के, मान लीजिए फॉर ए मैट्रिक्स ए, उसके आपके कई सारे क्या है आइगन वैल्यूज आती है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन फॉर एग्जांपल। ठीक है, मान लो 3 आती है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आर उसके क्या है आइगन वैल्यूज है। गॉट इट। इसमें जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू होगी, मान लो कि जो कि लैम्डा 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन लैम्डा 2 एंड ऑलवेज एंड आल्सो ग्रेटर देन लैम्डा 3, सबसे बड़ा कौन है, लैम्डा 1। तो जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू होती है उसको बोलते हैं डोमिनेंट आइगन वैल्यू। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट आइगन वैल्यू, क्योंकि जो डोमिनेंट आइगन वैल्यू होती है उसी के, अगर वो उसकी वैल्यू 1 है तब तो हम एक कंडीशन बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। अगर डोमिनेंट आइगन वैल्यू की वैल्यू, अगर डोमिनेंट आइगन वैल्यू जो है उसकी अगर वैल्यू 1 है तो उसे हम बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। इतना क्लियर है। और अगर इसको मैं डोमिनेंट को मैं लिख देता हूँ लैम्डा डी से, लैम्डा डी मतलब डोमिनेंट। अगर लैम्डा डी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है तो हम बोलते हैं वो जो जिस सीरीज आगे हम पढ़ेंगे वो सीरीज एक्सप्लोड हो जाती है। ठीक है, तो यहीं से जो वो जो चीजें हमको सुनने में आता है, ग्रेडियंट डिसेंट की, वैनिशिंग प्रॉब्लम, एक्सप्लोडिंग प्रॉब्लम। तो अगर डोमिनेंट वैल्यू लैम्डा डी की लेस देन 1 है तो इसको बोलते हैं कि विल वैनिश, वो वैनिश कर जाएगी, मतलब कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें इसीलिए हमारे साथ इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर अलजेब्रा में जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा उसका कंक्लूजन मैं अगर करूं तो इतना याद रखना है आपको, क्या करना है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, आपने ये समझा, उसकी प्रैक्टिस आप करिए। सेकंड, बेसिस वेक्टर क्या होते हैं, आपने ये समझा कि बेसिस वेक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, फिर आज के लेक्चर्स में ये भी क्लियर हो गया कि हम किसके साथ काम करना चाह रहे हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर मैं जब आपको पीसीए भी पढ़ाऊंगा इसी सीरीज में तब समझ में आएगा इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस कितना है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर, इतना क्लियर है। तो आप मैट्रिक्स में इतनी चीजें तो ध्यान में रखिए कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, बेसिस वेक्टर क्या होता है, फिर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर क्या होता है। फिर आइगन वैल्यू में जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट आइगन वैल्यू। डोमिनेंट आइगन वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कोई सीरीज स्टेबल सीरीज बनेगी, एक्सप्लोड करेगी या वैनिश होगी। इसका यूज करेंगे जब हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को पढ़ेंगे और वहां पर उस एक सीरीज बनेगी टेलर सीरीज, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस होगा, तब समझ में आएगा ये प्रॉब्लम्स क्या। अभी तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब इस पे जितने शॉर्ट ऑफ आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो उतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए, दैट वुड बी मच बेटर। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर 3, लेक्चर 03 विल डील विद द कैलकुलस पार्ट। ठीक, कैलकुलस में हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेकंड थिंग ग्रेडियंट के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, ग्रेडियंट क्या होता है। थर्ड, फंक्शन का सॉरी मैक्सिमा एंड मिनिमा, फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो ये कैलकुलस में ये 3 चीजें कवर अप करेंगे। जब इतना कवर अप हो जाएगा देन विल कोड दे, हम कोई मैट्रिक्स बनाएंगे उसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालेंगे ये। हाँ, एक सॉरी एक टॉपिक रिमेनिंग है इसी में कंक्लूज मैट्रिक्स में, जो कि मैं इसको मैं लेक्चर 4 कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ लेक्चर 3। तो लेक्चर 3 में आई विल डील विद द एलयू डिकम्पोजिशन या फिर ईवीडी बोलते हैं, ईवीडी ईवीडी। ई का मतलब आइगन, वी का मतलब वैल्यू और डी का मतलब डिकम्पोजिशन। तो हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। ठीक है, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन समझेंगे कि कैसे हम आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करते हैं, क्योंकि हमें क्या ना कि मैथ में तो समझ में आता है आप किसी भी बेसिस वेक्टर के साथ काम कर लीजिए चलेगा, लेकिन व्हेन यू शॉर्ट ऑफ डूइंग कंप्यूटेशनल वर्क तो आप वही पाथ चूज करते हो जिसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है फॉर सेव योर कंप्यूटेशनल पावर। तो हम ईवीडी से समझेंगे कि हमारी कंप्यूटेशनल पावर कैसे सेव हो रही। ठीक है, तो अब विल शॉर्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो मेरे हिसाब से आपको मैट्रिक्स का जितना ज्ञान होना चाहिए उतना हो चुका है।
आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं, बेसिस वेक्टर बना सकते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर बना लेंगे। फिर वो भी बनाने के बाद आप आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन भी कर सकते हैं। इतना कर लेंगे, दैट्स इनफ फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग मैथमेटिक्स। आगे जो भी एडवांस टॉपिक आएगा हम उससे खुद वहीं पर डील करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपका इतना होना चाहिए। है वो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और ये सीरीज कंटिन्यू मैं करूंगा, पर डे हर दिन एक नया वीडियो आएगा इस पे। और बी ट्यून, अगर कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ सजेशन भी देना हो, और या कोई इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो। ठीक है। थैंक यू सो मच।